वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। ज़िंदगी में बहुत से हालात आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, गुस्सा है, मोहब्बत है, किसी से रिवेंज है, तकलीफ़ है, अज़ियत है, दुख है, दर्द है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, अज़ियत क्या है, परेशानी क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में रोज़ बर रोज़ नशे के जो मरीज़ हैं, जो नशे की लत है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि खुलेआम जो है वो नशा बड़ी आसानी से यंगस्टर्स को मिल जाता है। और वो आपके घर में आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा होगा या जो सबसे जो है वो यंग होगा, कम उम्र का लड़का या लड़की होगा, वो नशे की लत में बहुत आसानी से गिरफ़्तार हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉलेज से, उसकी यूनिवर्सिटी से, वहीं से उसको जो है वो नशा करने के मौके मिल जाएंगे। या फिर आपके दोस्त, जो आपके जानने वालों के दोस्त होते हैं, वो बड़े काउंट करते हैं कि किस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं लोग। आजकल आए दिन आपको जो है वो खबरें देखने को मिलती हैं कि नशे की लत में अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया, अपने घर वालों को कत्ल कर दिया नशे की लत में, या कोई गेम जो है वो सर पर चढ़ गई और उसके हवाले से जो है वो घर वालों को जो है कत्ल कर दिया गया। ये सारे मामलात क्यों चल रहे हैं, कभी हमने इस पर सोचा नहीं। अभी एक वाक़या हुआ है रीसेंट, और वो वाक़या क्या है कि आइस के नशे में जो है एक लड़के ने, जवान लड़के ने, यंग लड़के ने अपने घर में अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपने भांजे मासूम बच्चे को जो है वो फायरिंग करके हलाक कर दिया। एक ही घर के 4 अफराद जो उसके अपने लोग थे, उसका अपना खून थे, बगैर सोचे समझे उसने उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यही नहीं किया, बात यहाँ रुकी नहीं। उसके बाद वो अपनी ससुराल वालों के घर जाता है और वहाँ फायरिंग कर देता है। अपनी सास ससुर को जो है वो फायरिंग करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। फिर एक खाला सास है जिसके हाथ पर जो है वो फायर लगता है और वो भी ज़ख्मी हो जाती है शदीद, लेकिन वो बच जाते हैं। ये उनकी किस्मत कि वो बच गए। लेकिन यहाँ पर जब 15 पे कॉल चलती है, इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले जब ये सूरत हाल देखते हैं, जो उसे बचाने आता है उस पर वो फायरिंग कर देता है, और इस चीज़ का उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहा है। क्या वाकई आइस का नशा इंसान के दिमाग को इतना माउफ कर देता है कि उसे अपने रिश्तों की कदर अहमियत भूल जाती है? ये क्राइम स्टोरीज़ रोज़ आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं और लोग इसको बयान कर रहे होते हैं, हम जैसे एंकर्स भी और लोग भी, और ये बयान करके हम बात को ख़त्म कर देते हैं। आखिर कब तक ऐसा ही होता रहेगा? ये सिलसिला जो शुरू हो चुका है, ये कैसे रुकेगा? ये नशे की लत, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसे सेंटर्स मौजूद नहीं हैं जहाँ पे नशे के मरीज़ों का इलाज करवाया जा सके। अगर आप जो है वो बात कर लें फाउंटेन हाउस की, आप बात कर लें पागल खाने की, जो कि मौजूद है लाहौर में भी और हर जगह पर उनके सेंटर्स भी मौजूद हैं, तो वो तो साफ जो है वो जवाब दे देते हैं कि इंजेक्शन लगा के मरीज़ को जो है वो वापस भेज दिया जाता है। ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन मरीज़ जो हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। उनके लवाइक, इनको, उनके लोगों, जो लोग उनके साथ आए हुए होते हैं, उनको वहाँ बिठाया जाता है। सारी रात बैठकर वो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं और सुबह को उनको छुट्टी दे दी जाती है। जब वो डॉक्टर को प्रेशराइज करते हैं कि प्लीज़ इसको आप जो है वो अपने पास एडमिट कर लें, तो ये कह के फाउंटेन हाउस वाले या जो ये पागल खाने वाले हैं, मेंटल हॉस्पिटल वाले जो हैं, ये साफ और वाजिया ये कह देते हैं कि चले फाउंटेन हाउस तो एक प्राइवेट एसोसिएशन है, वहाँ की हम बात नहीं करते, हम अगर ये मेंटल हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं तो ये तो गवर्नमेंट का अदारा है ना, गवर्नमेंट जो है वो इसको डील कर रही है। तो वहाँ पर वो कह देते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है, इनको संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है, एक शख्स को इसके पास जो है वो रुकना पड़ेगा। ऐसे बहाने बना के मरीज़ को छोड़ दिया जाता है और फिर क्या निकलते हैं? नताइज यही निकलते हैं कि फिर ऐसे मरीज़ जो जारहाना सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, वो अपने घर वालों को इसी तरह फायरिंग करके या वैसे जो है वो छुरियों के वार करके कत्ल कर देते हैं। ये रोज़ के वाक़यात हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर वसीम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जिन्होंने ये स्टोरी कवर की है। मज़ीद इसकी तफसील सूरत हाल जो है वो खुद ही बताएंगे। वसीम साबिर साहब बताइएगा, रोज़ कोई ना कोई एक क्राइम स्टोरी, कितनी रोज़ की क्राइम स्टोरीज़ एक तो आप डील कर रहे हैं आजकल, और दूसरे ये जो क्राइम स्टोरी है कि एक लड़के ने अपने ही घर माँ बाप, अपनी बहन, अपने भांजे को फायरिंग करके ला कर दिया। वो बंदूक कहाँ से आई? वो फायरिंग के लिए जो उसके पास पिस्टल थी वो कहाँ से आई? क्या था वो? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बात जिस तरह से आपने की आइस की, आइस जब पाकिस्तान में आई थी उस वक़्त बड़ी महंगी थी। अब आइस की जो हालत तबीयत ये है कि आइस आपको 200, 400, 500 रुपये की भी मिल जाएगी। तो हाल इसके ज़िम्मेदार कौन है? मुतलका पुलिस, जो इनको चेक नहीं करती। बड़ी बड़ी लाहौर में यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े लाहौर में कॉलेजेस
जिसके गिरदो नवा में मंशियात फरोशी की जा रही है जी। सिर्फ फर्जी जो है वो लोगों को पकड़ा जाता है, उसके बाद उनके ऊपर मंशियात अपने पास से डाल के उनको जेल भिजवा दिया जाता है जी। आइस की अगर बात करें, जिस तरह से आबिद जो मुलजिम था ग्रीन टोन वाला जी। वो नशे का आदी था। वो पहले महंगे दामों जो है वो आइस खरीदता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से 2-3 साल गुजरे जी। आइस जो है वो बिल्कुल टगे टोकरी हो गई। 200 की भी आइस मिल जाती है, 300 की भी आइस मिल जाती है। ऐसा निज़ाम हो गया कि आइस जो है वो 200-400 रुपये में आपको मिल जाती है। लेकिन जब आइस का जो नशा करने वाला होता है, नशई जो होता है, जो नशा उसका कर लेता है, पहले तो उसे जो है वो 48 घंटे नींद नहीं आती, फिर 48 घंटों के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सोने लगता है जी। फिर वो तकरीबन 48 घंटे सो के उठता नहीं है। 2 दिन लगते हैं उसको सोने में, 2 दिन लगते हैं उसको जागने में जी। फिर होता इस तरह से है कि जब आइस का नशा कर लिया जाता है तो फिर वो बंदा पागल हो जाता है। सबसे बड़ा बुरा उसको वही लगता है जो उसको समझाता है, चाहे वो दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, कज़न है जी। कोई अगर नशई को समझाएगा, जिस तरह से कोई भी नशई रिश्तेदार किसी का भी हो, सिर्फ एक एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए रिश्तेदार, कज़न, कोई भी किसी को भी अगर पता चले ना कि हमारा अजीज नशा करता है, वो रूटीन के मुताबिक आके ये बात कहेंगे कि यार ये काम ना करो, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा ये मेरा दुश्मन है। ऐसा ही है। इसी तरह से हुआ कि आबिद को जो है वो, आबिद का वालिद एक इंतहाई अच्छा आदमी था, इलाके में उसकी साख बड़ी अच्छी थी सही। और ये एक करोड़ापति पार्टी थी। इनके पास गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, घर, हर चीज़, बिजनेस बड़ा अच्छा था। अच्छा। और इनका ये इकलौता बेटा था। अच्छा। वहाँ के जो लोग इनके कज़न मुझे मिले हैं, उनका कहना था कि इनको जो है वो मुलजिम को बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ जो है वो लिया, अल्लाह उसको जो है वो पाला, पढ़ाया, कारोबार कराया, फिर वो नशे की लत में लग गया। नशा उसके घर में कोई आगे नहीं देख गया, नशा इसने बाहर से ख़रीदा। अगर पुलिस बर वक्त उसके ऊपर कार्रवाई करती तो शायद ये नशा उसके पास ना होता। ताहाल जो है वो इसने जब नशा किया, नशा करने के बाद इसके वालिद को पता चला कि मेरा बेटा जो नशा करने लग गया, इसने जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ रब्ता किया, जिस तरह से मेंटल अस्पताल है, फाउंटेन हाउस है, इलाज करवाने के लिए, बिल्कुल सही, वहाँ इसको जमा करवाया। उन्होंने बतौर रिश्वत इसको जमा किया। जमा करने के बाद फिर जानकर जो है वो अस्पताल वाले टीका लगा के भेज देते हैं, कहते हैं जी पता नहीं यहीं बैठा था, कहाँ भाग गया, वो घर चला गया, ताकि दोबारा उसको लाने के भी इनके जो है वो अस्पताल वालों के पैसे खरे हो जाए। मेंटल हॉस्पिटल लाहौर की अगर आप बात कर लें, मैं क्योंकि खुद भी जो है वो वहाँ जॉब करती रही हूँ, मैं एज आ माहिर नफ्सियात जो है मैंने वहाँ देखा है, पहले की सूरत हाल से अब की सूरत हाल बहुत अजीब है। एक तो वो पेशेंट को रखना नहीं चाहते हैं, माजरत के साथ मैं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात जो है वो ये बात कर रही हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी पेशेंट जो है वो वहाँ पर रेफ़र किए जो उन्होंने नहीं रखे, और ये कहकर उनको छुट्टी दे दी गई कि अब ये ठीक हो गए हैं और ये आप इनको घर ले जाएं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जगह मौजूद नहीं है। अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं है, आप इतना बड़ा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल लेकर बैठे हैं, डॉक्टर साहिबा क्या कर रहे हैं वहाँ पर? इनका तो काम है कि इन बंदों को रखना, अगर इन्होंने नहीं रखना तो फिर कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे वो। इसी तरह से फिर आबिद ने जो है वो अपने वालिदैन को गुस्से से बोला, फिर वो आखिर रात को लड़ाई हुई, सो गए। फिर आबिद ने देखा कि मेरे वालिद के पास जो है ना वो एक राइफल है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह से ये सारी फैमिली सो रही थी। आबिद ने जो है वो उसका मैगजीन लगा, रिवेंज है, रिवेंज है कि एक नशा करने वाला जो बंदा है ना, उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको ये पता चल रहा होता है कि अगर आप उसको गुस्से से बात करेंगे ना, तो जो बंदा गुस्से से बात कर रहा है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। साहिबा जो लोग नशा करते हैं उनके पास तो कोई ऐसी छुरी, कोई चाकू, कोई खंजर, कोई राइफल, कोई पिस्टल, कोई रिवॉल्वर, कुछ नहीं, ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उसके पास कोई भारी गमला भी नहीं होना चाहिए। आपको जब पता है कि जब आपके घर में एक नशा करने वाला शख्स मौजूद है, तो आप अपने घर से इवन की आपके किचन में कोई छुरी कांटा भी है ना, तो वो भी साइड पे कर दें। अपनी वॉल पे अगर आपने कोई बहुत बड़ी कोई पेंटिंग या कोई हैवी चीज लगाई हुई है, कोई ऐसी डिजाइनिंग या खुशी के लिए बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं, वो भी नहीं रख सकते आप। ये सारी चीजें आपको जो है वो सोचना डेंजर है, आप ही के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा किस टाइम पे उस पर ये अटैक होता है और किस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन होती है आपको नहीं पता। ये लोग जब नशा करते हैं ना, जिस वक्त ये नशा करके घर आते हैं, उस वक्त ये चीजें तोड़ते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जोर जोर
से चीखते चिल्लाते सही हैं, बात क्योंकि इनमें ताकत ज्यादा आ जाती है घरों ना। में प्रेशर डालते हैं आते ही, रोटी जी। ले आओ, पानी ले आओ, ऐसे ही। शरबत ले आओ, जूस ले आओ, दूध ले आओ, ये फौरन करके बादशाह बैठा है, सलामत वो वाली करके बैठा कैफियत हो जाती है घर ना। में आके ये प्रेशर डालते हैं जी। और ये प्रेशराइज करते हैं अपनी फैमिली को। इसी तरह से फिर जो है वो आगे मैं बताता हूँ कि इसने वहां से राइफल उठाई, राइफल उठाने के बाद इसने नहीं देखा कि ये वो माँ है जिसने रोजा रखा हुआ है, ये वो बाप अल्लाहु है अकबर। जिसने मुझे अपने कंधे पर रख के जो है वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गया, मेरी उंगली पकड़ने के बावजूद जो है वो मुझे पकड़ के स्कूल छोड़ के आया। इसने क्लाशनकोव का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद इसने घर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जो है वो मुक्तलिनी में, जिसमें जो है वो 60 साला जो है वो गुलाम हुसैन, 55 साला आसिया, 32 साला रहीला, 15 साला हमायूं, पहले इनको कत्ल किया गया। उसके बाद जब ये तड़प रहे थे तो उसने ये वही राइफल पकड़ी, अपनी 2 गलियां जो है वो मकतूलीन को छोड़ के वहां पे के मर जाएंगे, अपने ससुराल के घर गया। एकदम से वो हैरान हो गए कि इसने राइफल पकड़ी हुई है। इसने अपने ससुर के चेहरे पर फायर मारा, वो बेचारा उधर ही गिर गया, एक फायर उसके ये लगा। फिर उसके बाद अपनी सास को इसने ब्रेस्ट मारा, उसने डर के मारे ऐसे हाथ किया, फायर उसके हाथों पे लगे, वो भी जो है वो खून में लथपथ हो गई। और कम से बच्चा बेचारा स्कूल की तैयारी के लिए जो है वो वर्दी यूनिफॉर्म पहन के जाने लगा था, इसने उसको गोली मारी, वो भी बच्चा जो है वो मौके पे दम तोड़ गया। अच्छा ये बताइएगा, ये जो मुजरिम है, ये जो इसके अपनी भी शादी हुई थी, इसके अपने भी बच्चे थे? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसके बच्चे को भी कोई डांट टपट करते थे, उसको भी कुछ कहते थे। देखें, जो घर ज्वाइंट फैमिली होती है वहां पर बच्चों को समझाया भी जाता है कि अगर आप कमरे के अंदर ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे तो एलसीडी टूट जाएगी या दीगर कोई कीमती चीज टूट जाएगी। हर जो दादे होते हैं, जो नाने होते हैं, वो अपनी औलाद को समझाते हैं, उनका पूरा हक होता है, क्योंकि उनकी औलाद होती है, उनका खून होता है। अगर उसने समझा दिया दादा ने कि बच्चे को डांट के कि ये काम ना करो। इसका बच्चा कितने साल का? छोटा सा बच्चा, उसका 4-5 साल का। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी देखें कि ये भी बातें सामने आ रही थी कि इसने अपनी बीवी को कत्ल क्यों नहीं किया। मैं कहता हूँ कि अगर उसने बीवी कहाँ थी? बीवी गई हुई थी अपने वालिदैन के घर, तो ये तो वहां पे भी पहुंच गया। ये वहां पहुंचा तो बीवी जो है वो बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर उसने जान छुड़ाई, लेकिन और उसने इसका बच्चा भी बच गया, उसका बच्चा भी बच गया और बीवी भी बच गई। उसका जो है वो लड़की का वालिद और लड़की की वालदा पर इसने फायरिंग की, जिसके जबड़े पे फायर लगा और डॉक्टरों के मुताबिक अभी भी वो बड़ी तशवीशनाक हालत में जो है वो कि उसे पता था कि कौन लोग मुझे बुरा समझते हैं, कौन लोग मुझे समझाते हैं, क्योंकि आइस पीने वाला जो बंदा होता है ना, उसे जो समझा रहा होता है वो इसका दुश्मन है। ये पक्की बात, ये फैक्ट है, आप इसको नहीं बदल सकते। तो जो दुश्मन थे वो सारे उसने जो है वो फायरिंग करके हलाक कर दिया। हालांकि वो उसके अपने सगे माँ बाप, सास ससुर भी माँ बाप और बहन, सगी बहन, उसका बच्चा, वो मासूम बच्चा, शायद उसके बच्चे को जो है वो कुछ कह देता हो या उसको छेड़ देता हो, या जैसे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, ये रिवेंज है। आप इसकी तफ्तीश जब करेंगे, जब पुलिस जो है उसकी तफ्तीश सामने लेकर आएगी, जो भी मामलात होंगे, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल, वो उस टाइम कहाँ किस जगह पर जो है वो, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक रिवेंज था उसके सामने कि ये मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे फैमिली को जो है वो, मेरे बच्चे को डांटते डपटते हैं, तो मैं इनको सफास्ती से मिटा दूँ। ये नशा करने वाले लोगों के साथ होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर नशे पे लगता ही बंदा तब है जब उसको अपनों की तरफ से ना अच्छा इखलाक नहीं मिलता। खाला सास जो है वो वहाँ पर बड़ी खुशी से आई हुई थी कि मैं जाके वहाँ रोज़ा रखूंगी, वो भी इंतहाई क्रिटिकल हालत में है और मुकामी अस्पताल में है। फिर जब पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने जो है वो उसके बाद जब इसने पहले अपना ख़ानदान ख़त्म किया, फिर अपने ससुराल का ख़ानदान ख़त्म किया, फिर उसके बाद बजाय कहीं घूमने के, कहीं भागने के, फिर ये वापस आके चेक कर रहा था कि शायद मेरा कोई पैदा करने वाला, मेरा कोई वेल विशर, मेरा कोई चाहने वाला को बच तो नहीं गया। जब ये वापस घर पहुंचा तो उतनी देर में जो फायरिंग की आवाज़ थी लोगों ने सुनी, 15 पर कॉल की। डॉल्फिन पुलिस और एसएचओ ग्रीन टाउन जो है वो बर वक्त मौका पर पहुंचे और उन्होंने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के फौरी बाद जो है वो आईजी पंजाब ने इसका नोटिस लिया और इमरान किश्वर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वहां पर पहुंचे और तमाम इलाके को जो है वो सील कर दिया गया और गवाहों से जो है वो तमाम चीज़ें लिखी गई, उसके जो है वो बयान कलमबंद किए गए कि हुआ क्या था। ताहाल जो है वो मेरी सीनियर पुलिस अफसरान से भी बात हुई, एसएचओ से भी मेरी बात हुई, एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी मेरी बात हुई। अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि उसने जो है वो ओवरडोज ले रखी थी नशे की, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था और घर में, जिस तरह से खुद आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि
ये जब ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर ये घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। जी, ऐसे इनके सामने चाहे इनकी औलाद हो या इनके घर में लगी कोई टेलीविजन स्क्रीन हो या कोई बर्तन हो, ये उसका खात्मा करते हैं। कोई जब इनको रोके कि बेटा ना करो, उसको जो है ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तशद्दुद तो इसने इसलिए नहीं किया अपने फैमिली के ऊपर, इसके पास जो है वो राइफल थी, और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त ये किसी पे तशद्दुद कर रहे हो या ये किसी पे बंदूक उठा लें या किसी पे छुरी उठा लें, इनको रोका नहीं जा सकता। इनके अंदर एक खास किस्म की ताकत आ जाती है। अगर किसी का गला दबा देते हैं, अपने से ताकतवर बंदे का अगर ये गला दबा दे नशई आदमी, तो वो उसे छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जब इनके अंदर कोई दहशत की अलामत आ जाती है, खौफ आ जाता है, ये उतने जोर से जो है वो आदमी आपने देखा ना, नशा किसी भी चीज का हो, इंसान को तकब्बुर और गुरूर में इतना अंधा कर देता है कि वो अपने गुरूर और तकब्बुर में जो है वो छोटे जो लोग हैं उनको रोनता चला जाता है। यहाँ पे ये भी नशा वही है। डॉक्टर साहब, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े चूहे लोग देखे हैं जो कि बाहर जो है वो पुलिस की गाड़ी पास से गुजर जाए तो भाग के घर चल जाते हैं, लेकिन जब ये लोग शराब पी लेते हैं, ये थानों के अंदर जाके ऊंची ऊंची गालियां निकालते हैं, बीच में पुलिस वालों को, बीच में पब्लिक को, बीच में सबको ऊंची ऊंची गालियां निकालने लग जाते हैं। इनको जो है वो एक जुर्रत बहादुरी नशा करने के साथ आ जाती है। लेकिन ये कमतरी का जो लोग शिकार होते हैं वो नशे की तरफ जाते हैं। नशा इनको पावर देता है, इनके सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको खत्म करके इनकी नेगेटिव पावर्स को अपग्रेड कर देता है। और जब नेगेटिव पावर्स अपग्रेड होती हैं तो फिर इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव नजर कुछ नहीं आ रहा होता, उसको अपना फायदा नजर आ रहा होता। लेकिन ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये नशा, ये ताकत सिर्फ चंद मिनट की होती है। देखें जिस तरह से आबिद का नशा उतर गया, आबिद को अब बताया किसी ने कि तेरी जो वालिदा है वो भी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद कफन दफन कर दिया गया है, उसके वालिद को भी दफना दिया गया है, उसकी बहन को भी दफना दिया गया है, भांजे को भी दफना दिया गया है, और जिस पे जो दूसरे ससुराल वालों पर गोलियां चलाई हैं वो भी अस्पताल में है। आबिद इस बात को लेके अब परेशान हो रहा है, ये कैसे हुआ है, जिसने किया वो, क्योंकि उस वक्त इसके सर पे नशा सवार था, उसने नशे में ये सारा काम कर लिया। अब देखें उसको जब होश आया, ना कोई दहशतगर्द है, ना कोई जो है वो उसने ट्रेनिंग हासिल की कहीं से किसी को मारने की, ना वो कोई जो है वो इन सब चीज़ों में पहले से मुलव्विस था। एक आम लड़का जो आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही के घर में अगर कोई नशे में मुलव्विस हो, कोई नशा करना शुरू कर दे, तो घर वालों के लिए बहुत अजियतनाक मरहला होता है उसको संभालना, ये पक्की बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे इदारे ही ना बने और ऐसे इदारे जो है वो ऐसे लोगों को कबूल ही ना करें और नशे के मरीजों को सड़कों पर जो है वो पलने के लिए छोड़ दिया, आप देख लें लाहौर की सड़कों पर किस तरह से जो है वो नशई का डेरा है और किस तरह से वो नशा करने वाले लोग जो है वो अपने आप को इंजेक्शन सरेआम लगा रहे हैं। पुलिस आती है, उन्हें मार पीट करती है, उठा के ले जाती है और फिर वहीं छोड़ मैंने कई नशइयों से पूछा है, उनको बड़े प्यार मोहब्बत से 150 दे के जब आप अस्पताल दाखिल हो जाते हैं, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग हमें अस्पतालों में रखते हैं वो हम पे तशद्दुद भी करते हैं, जिस तरह से पुलिस करती है लोगों पे, डाकुओं पे, चोरों पे, इसी तरह से हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और पैनाडोल की एक गोली दे देते हैं और नलके के नीचे जो है वो ज़बरदस्ती सोटियाँ डंडे मार मार कर कहते हैं नहाओ, हमें नहलाते हैं। जब हमें बुखार चढ़ जाता है तो हमें फिर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये अस्पताल नहीं, अकूबत खाने हैं और ये टॉर्चर सेल बने हुए हैं जहाँ पे जो कोई अमीर आदमी आता है तो उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, उसको दवाई दारू भी दिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली से पैसे भी लिए जाते हैं। जो कोई बंदा बेचारा भूखा हो तो उसको जो है वो वसीम साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम से सबसे पहले तो मैं आला हुकाम की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो मेंटल हॉस्पिटल मौजूद है कम से कम इसको फाल किया जाए। यहाँ पर ऐसे ख़तरनाक मरीज़ जो कि घर में रखने के काबिल नहीं है, उनको फुल ऑफ जो है वो सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर ऐड किया जाए, उनका दाखिला किया जाए, शराइत आसान की जाए, लोगों पर मुसल्लत ना की जाए ये बात, उन्हें इंजेक्शन लगा के घर ना भेजा जाए और जो तशद्दुद किया जाता है मेंटल हॉस्पिटल में वो ना किया जाए। इस पे कंट्रोल हासिल करें, इस पे कोई सिक्योरिटी करे या जो जिस तरह भी करे, वहाँ से लोग भाग जाते हैं और फिर उनका पता नहीं होता, ये खुद भगाते हैं। बेसिकली मसला इनके साथ जो है वो ये है, आप क्लेम कर सकते हैं। और मैं ये ख़ास तौर पे जो हमारे अभी फ़िलहाल जो है करंट MS हैं डॉक्टर साहब, उनको ज़रूर ये अपना शो जो है फॉरवर्ड करूँगी ताकि उनके कान भी खड़े हों कि मामला और हालात जो है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और अगर सूरत हाल यही रही तो हम बोलना बंद नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। कल फिर आपके लिए नई स्टोरीज, नई बात और जहाँ जहाँ पे ज़ाब्तगियाँ हो रही हैं खुलेआम सच बोलने के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।